हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए, या इसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में करेंगे। तो हम पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, हमने ड्राइव करे हैं। पूरे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, वहाँ हमने ड्राइव करे हैं। इन फॉर्मूलों को रिवाइज करके फिर हम धीरे धीरे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ अबाउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास बच्चे दो वेव्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, हमारे पास एक वेव इधर से आ रही है और एक ये दूसरी वेव आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो E01 है वो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, जो E02 है वो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड समझते हो? देखो, ये अगर वेव है ना, तो वेव का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होता है उतनी वेव की या लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, दोनों वेव्स की। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इंटरफेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखते रहो आप साथ साथ। तो यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड होगा और जो नेट इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो क्या होगी? देखो, जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको IR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से अभी कॉपी पे लिख के देखने हैं, रिवाइज करने हैं, मैं बता रहा हूँ। तो जब आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो जैसे आप वेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, वो सेम वही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता था ना, अंडर रूट डाल के, सेम वही फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E01 E02 इंटू कॉस फाई। ये फाई जो है ये दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस है। मैंने आपको फेज डिफरेंस समझाया था कि दो वेव्स जो हैं उनका क्रेस्ट और ट्रफ अगर इकट्ठा पहुंचेगा एक ही पॉइंट पे तो फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अगर वेव्स थोड़ी सी आगे पीछे हैं, एक थोड़ी आगे चल रही है, थोड़ी पीछे, तो एक फेज डिफरेंस आएगा फाई, जिसकी वैल्यू हमें ना रेडियंस में, जैसे π/2 रेडियन, पाई रेडियन ऐसे गिवन होती है। या अगर हम डिग्रीज में भी बात करें तो डिग्रीज में भी हमें फेज डिफरेंस गिवन हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पे फेज डिफरेंस पुट करना है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पुट करने हैं, यू विल गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ऐसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए ना ये अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब आप इसका यहाँ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा नीचे वाला इंटेंसिटी के लिए। याद रखना, इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं डालना ऊपर। तो होता है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 इंटू, अभी अंडर रूट आएगा I1 I2 कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद ये फाई की वैल्यूज़ हैं सारी, जैसे मैंने बताया, रेडियंस में भी गिवन हो सकती हैं और डिग्रीज में भी गिवन हो सकती हैं। इसके अलावा अगर स्पेशल केस है इस फॉर्मूले का, अगर हमारे पास दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटी बराबर हो जाए, दोनों की इंटेंसिटी अगर I0 है, अगर YDSC का क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे लिखा हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपने दोनों वेव्स की इंटेंसिटी बराबर ही लेके चलनी है। तो उस केस में बच्चे हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है, याद रखना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। डायरेक्टली यहाँ पे 5 पुट करने से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे ना कई बार हमें जो फेज डिफरेंस होता है फाई, उसको पाथ डिफरेंस में चेंज करना पड़ता है। जिन बच्चों ने लेक्चर देखे हैं मेरे, उनको पता है कि दोनों में क्या रिलेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपको फेज डिफरेंस पता है रेडियंस में, आप डेल्टा निकालना चाहते हो पाथ डिफरेंस, तो आपको λ/2π के फैक्टर से फाई को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए नीचे एग्जाम्पल, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा गिवन है पाथ डिफरेंस और आपने फेज डिफरेंस निकालना है, तब भी आप यहीं पुट करके फाई निकाल सकते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, किसी क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा, देखो बार बार बता रहा हूँ, डेल्टा क्या है? पाथ डिफरेंस। यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं कि इट इज़ ए पाथ डिफरेंस, ताकि आपको समझ आए। तो डेल्टा इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको डेल्टा गिवन है किसी क्वेश्चन में,
आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे लैम्डा बाई 3, डेल्टा ना हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा की टर्म्स में दिया होता है, तो लैम्डा को यहाँ पे आपने पुट करना है लैम्डा बाई 3, इधर लैम्डा बाई 2 पाई का फैक्टर है या ये ऐसे आ गया नीचे, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई का फैक्टर ऊपर चला जाएगा और 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से अगर आपको डेल्टा पता है आप 5 निकाल सकते हो। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, अगर मान लो डेल्टा लैम्डा बाई 2 दिया होता, मैं यहाँ पे पुट करता, सॉल्व करता, तो 5 पाई आता। तो ये रिलेशन याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर वन साइकिल इफ डेल्टा इज लैम्डा, फाई इज़ 2 पाई, जस्ट इन दोनों को डिवाइड करके हम ये रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करा है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास YDSC में एक पॉइंट पर स्क्रीन के ऊपर जहाँ दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, वहाँ पे फेस डिफरेंस हमें गिवन है 60 डिग्री, वहाँ पे हमें इंटेंसिटी बतानी है, नेट इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर टू वेव्स हैव फेस डिफरेंस 60 डिग्री, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो हमारे पास अब YDSC बोल दिया, तो YDSC में आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, हाईलाइट कर देते हैं ये फार्मूला दोबारा से देखिए, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब उसने बोला जी 60 डिग्री का हमारे पास फेस डिफरेंस है। अब जब आपने यहाँ पे 5 पुट करना है ना, आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करिए। कैसे? 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। 60 को ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 180 है, यहाँ 60 है, 3 का फैक्टर नीचे बचेगा, तो 5 के वैल्यू पाई बाय 3, इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं आपको कन्वर्ट, आप डायरेक्टली 60 पुट करते तो cos 30 आ जाता, cos 30 की वैल्यू आपको पता है, उसका स्क्वायर करते तब भी आंसर आ जाता। बट वैसे जनरली हमारे पास फाई रेडियंस में गिवन होता है, अगर डिग्रीज में भी गिवन है नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट करी, cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आ गया और 3I0 आंसर आ गया। कितना आसान है। एक और देखो अगर हमें फाई 90 डिग्री दिया हो, मैं डायरेक्टली पुट कर दिया cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई 2, अब 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू पता है ना, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बनेगा 1/2। तो ये 1/2 का फैक्टर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4 × I0/2, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2I0। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से समझो फिर से, हमें इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस गिवन है और हमें नेट इंटेंसिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है अब जो दो लाइट वेव्स है ना, उनकी ये इंटेंसिटीज हैं, ये गिवन है। ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I मानी गई है, सेकंड वेव की इंटेंसिटी 4I, मतलब उसका 4 टाइम्स, पहली वाली का 4 टाइम्स है, ठीक है इंटेंसिटी। तो इस तरह से हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P इज़ λ/4। फर्स्ट पार्ट में λ/4, सेकंड पार्ट में λ/6। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी, दोनों फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे ना हमें डेल्टा गिवन है λ/4। जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होगा ना, पाथ डिफरेंस होगा वो डेल्टा, तो डेल्टा को पहले फाई में चेंज करना है। कैसे करना है अभी जो रिलेशन मैंने बताई थी, क्या थी वो रिलेशन, रिकॉल करेंगे, ये लिखी हुई है, फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू λ/2 पाई × 5। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे आपको λ/4 पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे करा है। ये λ/6 के लिए करा है, यहाँ λ/4 के लिए करा। तो यहाँ λ/4 पुट करा मैंने, इधर λ/2 पाई है ही, तो यहाँ ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई से 2 पाई नहीं कटेगा, 2 से 4 कटा, 2 बचा, तो 5 का आंसर आ गया π/2। इसको पुट करेंगे cos π/2, cos π/2 तो 0 होता है, cos 90 डिग्री तो 0 होता है। तो जब आप यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आपके पास सिंपली ये पार्ट बचेगा। इस पार्ट में हमें दोनों के एम्पलीट्यूड्स को पुट करना है। अभी देखिए कैसे होगा,
आपको ये पता है कि इंटेंसिटी अगर 4 टाइम्स है तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स होगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी गिवन थी, एम्पलीट्यूड गिवन नहीं था। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड अगर हम ए मान लें, सेकंड का एम्पलीट्यूड 2a होगा, तभी जब आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड ए पुट करना है, दूसरा 2a पुट करना है, तो जो दोनों पुट करके आंसर आ गया √5a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फिर से समझिए। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर हमें इंटेंसिटी 4i दे रखी है, अगर मैं दोनों तरफ √ ले लूँ तो आंसर आएगा 2√i। तो √i की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 2a, क्योंकि √i a है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड 2a सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आ गया √5a। इसी तरह से जब आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, आपके सामने है। यहाँ पे आप cos फाई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो सिंपली i1 i और i2 4i पुट करके 5i हमारा आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड नो इंटरफेरेंस जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, हम बेसिकली फाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट इसके अलावा डायरेक्ट कंडीशंस भी हमें याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। देखो, अगर हमारा फेस डिफरेंस 2n पाई होगा दो वेव्स के बीच का, n इंटीजर है जो 0 से शुरू हो रहा है, या डेल्टा n लैम्डा के बराबर होगा, n इंटीजर है, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, याद रखना। मतलब आपको स्क्रीन पे मैक्सिमा मिलेगा, या आप बोल सकते हो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। स्क्रीन पे ना ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस होता है, तो मैक्सिमा के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए फेस डिफरेंस 2n पाई चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा चाहिए, दोनों एक ही बात है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फेस डिफरेंस 2n-1 पाई चाहिए। वहाँ 2n पाई था, n की वैल्यू जब आप 1 2 3 पुट करोगे तो इवन नंबर्स आएंगे। यहाँ है 2n-1, जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे ऑड नंबर्स आएंगे। तो जब फाई की वैल्यू 2n-1 पाई, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2n-1 पाई होगा, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये आएगा 2n-1 λ/2, हाफ वेव लेंथ। ठीक है, जैसे λ/2 अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँ तो हमारे पास आएगा λ/2। अगर मैं n को यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो आंसर आएगा 3 λ/2। इसी तरह से 5 λ/2। ये सब क्या है, ये हैं हाफ फ्रैक्शन वेवलेंथ है साथ में। ठीक है ना, देखो λ/2 तो हाफ वेवलेंथ है, 3 λ/2 का मतलब है कि एक वेवलेंथ कंप्लीट है और एक आधी वेवलेंथ है। तो अगर 3 λ/2 आपने लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा प्लस λ/2। मतलब एक तो वेवलेंथ कंप्लीट है, मतलब एक साइकिल तो कंप्लीट जा रहा है पूरा, साथ में आधा साइकिल बचा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, इनको याद रखना, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने में काम आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, वो कैसे निकालनी है। तो ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस होती हैं n λd/d। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल D ये डिस्टेंस होता है स्क्रीन और दोनों सोर्सेज के इन बिटवीन, स्मॉल d दोनों सोर्सेज का अपना डिस्टेंस होता है स्मॉल d। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है ना λd/d, इसको फ्रिंज वेट भी बोल देते हैं बीटा। तो ये n × λd/d y की पोजीशंस हैं, मतलब वो लोकेशंस हैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ जहाँ आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर आप n को 0 पुट करोगे तो सेंटर में पहुँच जाओगे स्क्रीन के, यहाँ पे ओरिजिन पे, वहाँ सेंटर ब्राइट फ्रिंज होती है। इसी तरह से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ब्राइट मिलेगी, एक और ब्राइट मिलेगी, एक और ब्राइट मिलेगी। तो वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, yn, वो डिस्टेंस हमें बताएगा। यहाँ पे जस्ट आपको ये 3 फैक्टर पुट करने हैं और n की वैल्यू तो 0 1 2 3 5 ऐसे चलता जाएगा और इस तरह से आपको वहाँ पे पैटर्न मिलता रहेगा। डार्क फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज इज ऑन द स्क्रीन आइदर साइड ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट O आना है, दोनों साइड पॉइंट O के दोनों साइड पे डार्क फ्रिंजेस कहाँ होती हैं। देखो, तो इसके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। देखो λd/d का फैक्टर तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ जो इंटीजर वाला फैक्टर है वो है 2n-1/2, इसको याद रखना है। अब फिर देखो यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 का फैक्टर आएगा। बेसिकली ये हाफ इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं सारे। जब आप n को 2 पुट करोगे तो 3/2 का फैक्टर आएगा, ये आपको समझ आ रहा है। तो ये फैक्टर बस चेंज हो रहा है। ब्राइट के लिए यहाँ n आएगा, याद रखो, डार्क के लिए यहाँ 2n-1/2 आएगा। इस तरह से पोजीशंस आपको मिलेंगी और ये बीटा का एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ का। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये हमें पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो लेट अस सी।
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। लेज़र लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, एन मतलब नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स इन YDSC का क्वेश्चन है। बीटा हमें दे रहा है 8.1 mm। ए सेकेंड लाइट, कोई और लाइट हमने यूज़ कर ली, उस केस में बीटा आ रहा है 7.2 mm। ठीक है, तो बीटा यहाँ पे ना थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है। फाइंड द लैम्डा ऑफ सेकेंड वेवलेंथ। तो पहला तो यहाँ पर ये हिंट है कि यहाँ लैम्डा 630 नैनोमीटर से छोटा आएगा। अब सोचो क्यों छोटा आएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो डिक्रीज़ हो गई है, और फॉर्मूला क्या था बीटा का? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो अगर लैम्डा जो कि बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिक्रीज़ करेगा तो बीटा डिक्रीज़ करेगा। यहाँ हमें देख के पता चल रहा है कि बीटा डिक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब लैम्डा भी छोटा आएगा। अब है बड़ा आसान, यही फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वेवलेंथ के लिए बीटा का फॉर्मूला लिखो, सेकंड वेवलेंथ के लिए लिखो, कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज करने के लिए बोला है। इसलिए वेवलेंथ के साथ 1 और नीचे लगाया 2, दोनों को डिवाइड करा, ये रेशो आ गई, सीधी सी रेशो आ गई। अब इस रेशो में आप सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज जो जो आपके पास हैं, और आपको लैम्डा निकालना है, सॉल्व करके आएगा 560 नैनोमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है? लेट अस सी क्या हो रहा है इसमें। इसके अंदर जी हमारे पास YDSC के अंदर फ्रिंज विड्थ फिर से गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, उसकी वैल्यू है। रेड लाइट यूज़ करी थी जब हमने 6400 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ थी। बाय हाउ मच विल इट चेंज विद ब्लू लाइट? अगर हम कह रहे हैं कि लैम्डा की जगह ब्लू लाइट यूज़ कर लें, रेड की जगह ब्लू लाइट यूज़ कर लें, जिसकी वेवलेंथ ये है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसमें पूछा है चेंज कितना आएगा बीटा में। तो अब चेंज है तो मतलब β2 माइनस β1 निकालना है, तो पहले β2 निकाल लो सेम उसी मेथड से। तो ये हमारे पास रेशो है, वही सेम रेशो। इस रेशो को डायरेक्टली लिख सकते हो हमेशा आप, 2 के सामने 2 आएगा, 1 के सामने 1 आएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ हमने पुट करी और 0.6 का फैक्टर आ गया, तो β2 इज़ 0.6 टाइम्स β1, तो आंसर ये आया β2 का। इस β2 के आंसर को हमने यहाँ पे पुट करा, β2 माइनस β1 यहाँ से उठाया, जस्ट दोनों को माइनस करा, एंड दिस इज़ द आंसर। ऐसे करना है हमें, ठीक है। चेंज पूछा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ आंसर वैसे आपका नेगेटिव आएगा, बिकॉज मैंने छोटी वेवलेंथ आगे रख लिया, आप उल्टा कर सकते हो, आपको चेंज बताना है। तो 2.4 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें क्या करा गया। अब इसमें क्या चेंज, इसमें कुछ और चेंज करा है। मतलब इस फॉर्मूले से ना आपको कुछ भी चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, और चेंज इन फ्रिंज विड्थ पूछा जा सकता है, वही सिंपल क्वेश्चन। बस स्टेटमेंट रीड करनी है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। कह रहा YDSC के अंदर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन प्लेस एज डिस्टेंस D इफ द स्क्रीन इज मूव्ड। नाउ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस विच इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर टूवर्ड्स द स्लेट्स है ना। तो ऐसे इधर मूव करी है, ये हमारी स्क्रीन थी, इसको इधर मूव करा है बाय दिस स्मॉल चेंज, ठीक है। तो जितना हम D डिक्रीज़ करेंगे ना, उतना बीटा हमारा भी डिक्रीज़ होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आपके सामने है, तो बड़ा आसान है, β2 माइनस β1 निकालना है। दिस इज़ फॉर्मूला फॉर β2, दिस इज़ फॉर्मूला फॉर β1। अब लैम्डा सेम रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा चेंज करने के लिए नहीं बोला। अगर दोनों चीज़ें चेंज करने के लिए बोली जाएँ तो यहाँ पर भी आप 2 1 लगाएंगे और वो फैक्टर आएगा। तो जस्ट अभी दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को, तो ये फॉर्मूला बना है। इसमें D2 माइनस D1 हमें गिवन है, ये डायरेक्टली हमें जो गिवन है ना, ये वो है जितने डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको मूव करा है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली हमने इसके सामने ये डेल्टा D है, जितना आपने D में चेंज लेके आए हो। बाकी लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें गिवन था β2 माइनस β1, ये हमें गिवन है। चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज दिस मच गिवन है, और हमें निकालना था इसमें कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम में ना इसको सोचना पड़ता है, भूल जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा अभी। इसमें हमने इस पूरे YDSC के अपरेटस को वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया। तो जब भी हम पूरे अपरेटस को किसी दूसरे लिक्विड या मीडियम के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगी लाइट की। लाइट की वेवलेंथ मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है।
अगर आप किसी मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ लिखना चाहते हो तो वो वैक्यूम वाली वेवलेंथ को उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके आप बता सकते हो। फॉर्मूला बताता हूँ, ये तुम्हारे सामने लिखा है। जब भी लाइट एक मीडियम से, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। वैक्यूम में वेवलेंथ अगर हमने लैम्डा वी मानी, मीडियम के अंदर हमने लैम्डा एम मानी, तो इन दोनों को अगर आपस में रिलेट करना है तो मीडियम के अंदर वेवलेंथ होती है वैक्यूम वाली वेवलेंथ डिवाइड बाय म्यू, याद रखना। तो अगर वेवलेंथ म्यू के फैक्टर से रिड्यूस होगा तो बीटा भी डायरेक्टली म्यू के फैक्टर से ही रिड्यूस होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मैंने वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर हमने उसको डाला, लिक्विड वैसे बोला है वाटर होता है क्योंकि 4.3 मुझे पता वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब हमने इसको उसके अंदर डाला तो हम क्या करेंगे, 6000 एंगस्ट्रॉम को 4/3 से जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 18000 डिवाइड बाय 4। इसको अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो लैम्डा एम जब आपने लिखना है, सॉरी बीटा एम जब आपने लिखना है, उसका ये फॉर्मूला है। तो बीटा एम बाय बीटा, ये देखो ये बीटा का फॉर्मूला, ये बीटा एम का फॉर्मूला। बीटा एम का मतलब फ्रिंज विड्थ ऑफ YTSC पैटर्न इनसाइड द एम, इनसाइड द मीडियम, एम मतलब मीडियम। तो बीटा एम लैम्डा एम इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड करके ये आंसर आया। यहाँ लैम्डा एम जो यहाँ पे निकाला था ना, ये वाला मैंने ऐसे पुट कर दिया, और नीचे वाला लैम्डा तो है ही है, उसको भी पुट कर दिया, सॉल्व करा, 3/4 का फैक्टर आ गया। तो बीटा एम इज़ 3/4 टाइम्स 2mm। ये 2mm कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई हमारे पास इतना बीटा था 2mm, तो 2mm यहाँ पे ओरिजिनल बीटा पुट करा, ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ, और सॉल्व करके 1.5mm आया। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बड़ा इजी था ये तुम्हारे सामने। तो अगर हमें ग्लास के अंदर, ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता है कि हम ग्लास के अंदर डाल देते हैं इसको पूरे के पूरे पैटर्स को, तो क्या होगा, तो आप सीधा निकाल सकते हो किसी भी मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ आउटसाइड द मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ इज बीटा डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। इन YDSC we have these parameters given. The distance of the fourth dark fringe from center fringe is given. Fourth dark from central. Find lambda. तो अब फोर्थ डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये nth डार्क के लिए फॉर्मूला है। अभी मैंने बताया था ना nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे ये फैक्टर आता है। इसमें आपको n को 4 पुट करना है, फोर्थ डार्क बोला है, तो जब आप करेंगे 7/2 आएगा। लैम्डा d/d वैसे ही आया, yn गिवन है, सारा कुछ पुट करके जो वैल्यूज़ हैं ये आंसर आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन है। तो फोर्थ डार्क के लिए इस फॉर्मूले में n को 4 पुट करो, सेवन्थ डार्क का डिस्टेंस निकालना है, इस फॉर्मूले में n को 7 पुट कर दो, सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ऐसे आगे देखो, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई 2 वेवलेंथ्स हैं। एक है हमारे पास लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है पैटर्न के अंदर, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वो सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी जब हम लैम्डा को चेंज करेंगे। मतलब वो कह रहा है अगर 6000 की जगह कोई और लैम्डा 2 यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे पहले बन रही थी उसकी जगह अभी क्या बन रही है, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। जहाँ पहले फिफ्थ बन रही थी अब वहाँ सिक्स्थ बन रही है। ऐसा क्यों होगा, बेसिकली बीटा रिड्यूस हो चुका है, फ्रिंजेस पास आ चुकी हैं। जहाँ पहले 5वीं फ्रिंज बन रही थी अब वहाँ 6ठी बन रही है ड्यू टू सेकेंड वेवलेंथ। तो वो लैम्डा 2 आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, ये फिफ्थ ब्राइट का फॉर्मूला है, n लैम्डा d/d होता है, ये सिक्स्थ ब्राइट का फॉर्मूला है। लेकिन इधर लैम्डा 1 आएगा, इधर लैम्डा 2 आएगा, दोनों कोइंसाइड करनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करके ये फैक्टर कट जाएंगे और लैम्डा 2 यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये क्वेश्चन हो भी गया, बस इतना सा काम था। ऐसे ही अगर बोला जाए फिफ्थ डार्क फ्रिंज के साथ सेवन्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, सेकंड एग्जांपल, तो इधर मैंने डार्क का फॉर्मूला लिख दिया, इधर मैंने ब्राइट का फॉर्मूला लिख दिया। डार्क का फॉर्मूला होता है 2n - 1/2 लैम्डा d/d, ये फैक्टर ना दोनों जगह सेम ही है। यहाँ लैम्डा 1 आएगा, यहाँ लैम्डा 2 आएगा, इनको इक्वेट करके n की वैल्यू 5 पुट करो, यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करो, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट लैम्डा 2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं YDSC के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करके जाने हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये CBSE बोर्ड में पहले पूछा गया है। इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हमारे पास दो वेवलेंथ्स हैं ऑलरेडी गिवन, कैपिटल D इज़ गिवन, स्मॉल d इज़ ऑल्सो गिवन। वी नीड टू कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, जो हमारा मिड पॉइंट होता है वहाँ से कम डिस्टेंस हमें निकालना है, लीस्ट डिस्टेंस, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड, जहाँ दोनों की ब्राइट फ्रिंज सबसे पहले कहाँ पे जाके कोइंसाइड करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। तो ये क्या करना है, लीस्ट डिस्टेंस के लिए ब्राइट फ्रिंजेस बोल रहा है, तो पहले तो फॉर्मूला है n लैम्डा d बाय स्मॉल d, बट लीस्ट डिस्टेंस के लिए एक साइड पे आपको n लिखना है, दूसरी साइड पे आपको n+1 लिखना है, मतलब उससे नेक्स्ट वाली फ्रिंज, ये इसका मतलब है। तो दोनों साइड वेवलेंथ डिफरेंट आएगी क्योंकि दो वेवलेंथ्स गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल D नहीं चेंज करा क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल d भी हमने चेंज नहीं करा, वो भी वही है जो पहले केस में था। तो सिंपली आपको एक तरफ n और एक तरफ n+1 लिखना है और इनको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके देखो, बहुत आसान है। लैम्डा 2 पुट करा 600, लैम्डा 1 पुट करा 800, 8n आ गया, इधर 6n+6 आ गया, 2n इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड फ्रिंज है वो, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। 600 नैनोमीटर वाली लैम्डा 2 है, 800 नैनोमीटर वाली लैम्डा 1 है, तो 800 नैनोमीटर वाली के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड फ्रिंज हमारी कोइंसाइड करी है दूसरे वाली की फोर्थ के साथ, सबसे पहले लीस्ट के लिए n+1, तो बस n3 आ गया, हमें वो डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे वो n आपको पुट करना है, n पुट करा मैंने, लैम्डा 1 800 नैनोमीटर, देख लो 10⁻⁹ नैनोमीटर के कारण आया। ये कैपिटल D 1.4 पुट करा, ये स्मॉल d पुट करा, मीटर में चेंज करके 12 मिलीमीटर आंसर आया। दिस इज द थिंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करके जाने हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा होता है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है उसको मैक्सिमा बोल देते हैं, मिनिमा जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, वहाँ पे क्या लाइट की इंटेंसिटी है उनका कंपैरिजन करना है। कैसे करना है, देखो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दें, उसका स्केयर करें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पे मिलेगी जहाँ दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होंगे, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी आपको लाइट की वहाँ मिलेगी जहाँ दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए मिनिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 होल स्क्वायर। A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, याद रखना। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास I max by I min, ये रेशो A1 + A2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय A1 - A2 होल स्क्वायर के बराबर आती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हम यहाँ पर A2 स्क्वायर ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है A1 by A2 + 1, यहाँ बचेगा A1 by A2 - 1, तो A2 स्क्वायर कैंसिल होगा। ये A1 by A2 जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्मॉल r, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड रेशो, सिंपल A1 by A2 स्मॉल r एम्पलीट्यूड रेशो। तो I max by I min का फॉर्मूला बन गया एम्पलीट्यूड रेशो +1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशो -1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फॉर्मूला। जब भी आपको ये एम्पलीट्यूड की रेशो दी होती है डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करो, मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेशो आपके पास आ जाएगी। अब ये जो स्मॉल r है ये कैसे कैसे गिवन हो सकता है या कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्मॉल r दोनों एम्पलीट्यूड की रेशो के बराबर होता है, दोनों की इंटेंसिटी की रेशो का अंडर रूट लोगे तब भी उसके बराबर होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो A1 की जगह √I1, A2 की जगह √I2, तो इसके बराबर होता है स्मॉल r। स्मॉल r W1 by W2 भी होता है। ये W1 क्या है, W1 एंड W2 इज स्लिट वेट्स। तो स्लिट विड्थ ना इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्लिट विड्थ मतलब जहाँ से लाइट आ रही है उसको कितना हमने ओपन करा, स्लिट है ना, ऐसे होल है, उसके अंदर से लाइट बाहर आ रही है, जितना बड़ा ओपनिंग होगी उतना ज़्यादा लाइट बाहर आएगी। तो स्लिट विड्थ जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखने ये तीनों फॉर्मूले, देख लो स्क्रीन के ऊपर, इनको अच्छे से याद रखना है। अब ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन भी करा हुआ है, यहाँ एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2A है और I max by I min पूछा है, तो पहले आप R निकाल लो। R क्या होगा, 2A by A विच इज़ 2। इस R को यहाँ पुट करो, 2 + 1, यहाँ आया 2 - 1, तो आंसर इज 9/1। सो इंटेंसिटी रेशो इज 9/1। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन,
इसमें हमें ये गिवन है, आई मीन बाय आई मैक्स गिवन होगा, कई बार ऐसे बोला जाएगा कि इन YDSC पैटर्न या इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज़ 25/9। तो इस तरह से मिनिमम टू मैक्सिमम इज़ 9/25, इस तरह से गिवन है। हमें निकालना है W1/W2, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला तुम्हें बताया है। तो यहाँ पे आई मीन बाय आई मैक्स दिया हुआ है, पहले वहाँ से R निकालना पड़ेगा। तो इट इज़ R-1/R+1। देखो जब मिन ऊपर होगा तो -1 ऊपर होगा, जब मैक्स ऊपर रखोगे तो फिर +1 वाला फैक्टर ऊपर, ऐसे याद रखना, उल्टा मत कर देना इसको। तो R-1/R+1 का होल स्क्वायर इज़ 9/25। इसको सॉल्व करना है तो अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 3/5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉल्व करके R की वैल्यू 4 आ गई है। तो अगर R आपके पास 4 आ गया, इसको यहाँ पुट करना है, R इज़ इक्वल टू W1/W2 अंडर रूट। तो यहाँ पे R की वैल्यू 4, W1/W2 ऐसे लिखा, दोनों तरफ स्केयर करा, W1/W2 की रेशो 16:1 होगी, तभी इंटेंसिटी रेशो 9:25 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं ये। सबसे पहला स्टेप क्या करा, दोबारा से देखो, हमने R फाइंड करा है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमने R फाइंड करा है, उस R को इससे कंपेयर करके हमने W1/W2 की रेशो फाइंड करी है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ना CBSE में डायरेक्टली पूछते हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन में भी, कि जब भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर तो स्क्रीन में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो लाइट आती कहाँ से है, क्या लाइट कहीं से ओरिजिनेट होती है? लाइट का ओरिजिनेट होने का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने वायलेट कर दिया। लाइट कहीं से बनती नहीं है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट स्क्रीन के ऊपर। तो इसका प्रूफ हमें बताना होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, प्रूव दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बताना है। तो बड़ा आसान है, ये हमारे पास दो सोर्सेज हमने माने, दोनों की इंटेंसिटी I0 मानी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा I0 + I0 + 2I0 I1 I2, है ना, I1 I2 होता है ना यहाँ पे, 2√I1 I2 cos phi। यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos phi को 0 पुट करना है, तो ये आएगा 4I0। मिनिमम के लिए cos phi को तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi को हमें 1 पुट करना है, तो ये ऐड हो जाएंगे सारे फैक्टर और आंसर आएगा 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने cos phi को यहाँ पे -1 पुट करना है, तो -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे I मीन आ जाएगा 0। अब एवरेज इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम 0। अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें 4I0 + 0/2, वो बन रहा है 2I0, तो एवरेज इज़ 2I0। वैसे देखें, अगर हम बोल रहे हैं कि पैटर्न बना ही नहीं, जस्ट लाइट ना एक दूसरे के ऊपर जनरली इल्यूमिनेट हुई है, जैसे एक टॉर्च जलाई आपने, फिर एक दूसरी टॉर्च जला दी, पैटर्न थोड़ी नज़र आएगा, बट लाइट बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, तो हमारे पास दो सोर्सेज होंगे, उन दोनों की इंटेंसिटी सिंपली ऐड होती है, जनरल इल्यूमिनेशन में सिंपली ऐड होती है। तो यहाँ पे 2I0 आया, तो यहाँ पर भी नेट इंटेंसिटी 2I0 बन रही है, यहाँ पर भी एवरेज इंटेंसिटी 2I0। मतलब जो एवरेज इंटेंसिटी है ना, वो उतनी ही है जितनी सिंपली इल्यूमिनेशन से होनी थी। तो इस तरह से इसको प्रूव करना है। लाइट कहीं से आई नहीं है, कहीं पे गई भी नहीं है, जस्ट सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन YDSC एक्सपेरिमेंट। ये ना इंटेंसिटी पैटर्न मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बना के दिखाया था, ये डायरेक्टली एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इधर चल रही है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वो हर फ्रिंज के लिए बराबर होती है। मतलब ऐसे जो पैटर्न की हाइट होगी ना, ये लाइट की इंटेंसिटी की हाइट, वो हर जगह सेम होगी, दे आर सेम इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है, सिनोसॉइडल वेरिएशन, सिनोसॉइडल नहीं है वैसे, स्केयर है यहाँ पे। तो पोजीशंस का ध्यान रखना है। ये हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पास ये पहला डार्क फ्रिंज और यहाँ भी पहला डार्क फ्रिंज। तो जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है वो ½ λd/d डिस्टेंस पे होता है, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। और ये अगला, ये फर्स्ट मैक्स है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंटर ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट का पॉइंट है, सेंटर ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, इनमें डिस्टेंस कितना होता है λd/d का, तो ये λd/d आएगा। इसके बाद फिर 3/2 λd/d यहाँ, फिर यहाँ λd/2 λd/d, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इधर प्लस लगाने हैं, इधर माइनस साइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर है व्हाट विल हैपन इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन YDSC। तो सेंटर फ्रिंज ब्राइट बनेगी और वाइट बनेगी।
सेंटर फ्रिंज ब्राइट और वाइट इसलिए बनेगी क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो सारे के सारे ही सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचेंगे बिना किसी पाथ डिफरेंस के, सब आपस में मिल जाएंगे, फिर से वाइट लाइट दे देंगे। इसके अलावा जो वायलेट कलर है उसकी फ्रिंज विड्थ छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू रेड एंड देयर विल बी ओवरलैपिंग। सो सबसे पास वायलेट फ्रिंज बनेगी वाइट के बाद क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम है। तो ये 2 पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं। डायरेक्टली बता रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं बस। तो मेरा यहाँ पे लेक्चर को रिकॉर्ड करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करके आओ। समझने के लिए डिटेल लेक्चर जब मैं समझाता हूँ डेरिवेशन, मैं वहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, उनको देखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद ये वाली वीडियोस जहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसके बाद देखनी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड का मतलब होता है ऐसा पैटर्न जो ख़राब ना हो, जो एक जगह पे बन गया वैसे ही रहे, सस्टेन्ड रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं दे डू नॉट चेंज विद टाइम। इसके लिए कंडीशंस हैं कि जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है कि उनका जो फेज डिफरेंस है या तो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो पक्का ही हो, और वो टाइम के साथ चेंज ना करे। एक ही बात है, जो दोनों सोर्सेज की वेव्स है ना उनमें फेज डिफरेंस होता है। ऐसे वेव चलती है, दोनों की अपनी अपनी वेव चल रही है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। जीरो भी चले, जीरो भी एक कांस्टेंट है, वो भी हो कोई बात नहीं, बट कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करनी है, लैम्डा सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, एक ही बात है। द सोर्सेज शुड बी नैरो अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। नैरो सोर्सेज होने चाहिए। वो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बताए थे लास्ट लेक्चर में जिसमें मैं बीटा की डिस्कशन कर रहा था, उसमें आप देखना मैंने अच्छे से बताया कि अगर वाइड सोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाता, ध्यान रखना। तो नैरो सोर्सेज चाहिए। लाइट वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज शुड ट्रैवल नियरली द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए लाइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल, इसको स्मॉल रखना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस कैपिटल D। और द वेव्स फ्रॉम द 2 सोर्सेज शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप अनपोलराइज लाइट यूज़ कर रहे हो तो दोनों सोर्सेज से अनपोलराइज लाइट यूज़ हो। अनपोलराइज लाइट मतलब ऑर्डिनरी लाइट। पोलराइज क्या होती है हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जाके पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो आप इसको। कोहेरेंट सोर्सेज कैसे होते हैं, अगर दोनों वेव्स में सेम तरीके से साइकिल बढ़े और कम हो, इस तरह से दे आर इन फेस, उनको बोलते हैं कांस्टेंट फेस वाले। ये ना फेस डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। तो हम एक प्राइमरी सोर्स लेते हैं, उसको यूज़ करके फिर आगे 2 सोर्स बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आप रीड कर लेना। हाउ कैन यू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लाइट की जनरेशन है ना बड़ी रैंडम प्रोसेस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं एटम्स के अंदर, फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो आप जो है 2 अलग अलग सोर्सेज की ये जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की एक्साइटेशन अभी हो रही है, उसकी आफ्टर सम नैनो सेकेंड्स हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो 2 वेव ट्रेन जनरेट होंगी ना, दोनों सोर्सेज में से जो लाइट निकल उनकी वेव ट्रेन जनरेट होंगी, वो आपस में एक जैसी नहीं होंगी, मतलब सेम फेज में नहीं होंगी। उनके फेसेस आपस में टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए 2 कोहेरेंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट वाले नहीं हो सकते। हमें एक सोर्स से 2 सोर्सेज को ड्राइव करना है, ओनली देन दे कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो याद एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे अभी। 2 कोहेरेंट, ये ना CBSE के क्वेश्चन हैं सारे आए हुए हैं पहले। सो 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी रेशो बीटा। इंटेंसिटी रेशो, ठीक है, ये क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी I1/I2, वो रेशो दी हुई है बीटा। प्रूव दैट इफ़ दे प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करनी है इंटेंसिटी रेशो की टर्म्स में, ठीक है। देखो बड़ा आसान है। I मैक्स मैंने जैसे बताया A1 + A2 के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द पैटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 होल स्क्वायर। बीटा यहाँ पे I1/I2 गिवन है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, इसके भी बराबर है। अब बीटा अगर ये है हमारे पास, तो यहाँ से A1/A2 √ बीटा आएगा। अब हम I मैक्स लिखेंगे, तो I मैक्स के A1 + A2 होल स्क्वायर होता है, I min के A1 - A2 बाई होल स्क्वायर, के जस्ट एक कॉन्स्टेंट लगा दिया, कट जाएगा बाद में। I मैक्स माइनस I min, तो I मैक्स माइनस I min दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा, नीचे I मैक्स प्लस I min, तो यहाँ दोनों को ऐड करा,
के से के तो कट ही गया, बाकी इनको सॉल्व करना है, होल स्क्वायर खोलने हैं ऊपर भी और नीचे भी, और इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ आएगा 4a1a2, यहाँ आएगा 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो 4 से 2 कटा तो यहाँ 2 बचा, a1/a2 से एक a2 कटा, तो ये ना नीचे से हमने a2 कॉमन लिया ताकि हम ना रेशो बना पाएँ। तो एक a2 कट गया, दूसरा ये वाला a2 इसके नीचे हमने a1 के नीचे ऐसे लगा दिया, बस हो गया प्रूफ, सिंपल है, आपके सामने है। तो 2√β डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ये रेशो इसके बराबर आती है। ये फॉर्मूला भी ना कई बार डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। अगर आपको डायरेक्टली इंटेंसिटी रेशो ही गिवन है, I1/I2 की वैल्यू बीटा गिवन है, और आपको पूछा जाए ये आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन निकालो, ये फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट होता है, ये पूछा जाए तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2√β अपॉन 1 प्लस बीटा। फॉर्मूले याद कर लिया करो। यहाँ बीटा फ्रिंज विड्थ नहीं है, याद रखना, क्वेश्चन में गिवन है इंटेंसिटी रेशो है, ये फ्रिंज विड्थ नहीं है, वो डिफरेंट थी, याद रखना। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना जो सबसे पहले डेरिवेशन करी थी इस चैप्टर में वही है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछी गई थी CBSE में 2-3 बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाली है। तो क्वेश्चन है कि दो सोर्सेज हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के, y1 y2 उनकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ए एम्पलीट्यूड सेम है, और ये फाई फेस डिफरेंस है। ऊपर देखो फाई लगा नहीं हुआ, cos ओमेगा t है, नीचे प्लस फाई है, तो इन दोनों में फेस डिफरेंस हो गया फाई। तो क्वेश्चन है कि हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, पहले भी हम ड्राइव कर चुके हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, ये CBSE में डायरेक्टली आया हुआ है, और यहाँ पे I0a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये गिवन भी है, और इसके साथ साथ वी नीड टू ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। CBSE 14, 15, 17 पुराना है बट आया हुआ है, ठीक है। चलो, y इज इक्वल टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसको अप्लाई करके y1 प्लस y2 आएगा। अब यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, a cos ओमेगा t डायरेक्टली यहाँ पुट करी, यहाँ y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये बन गया a cos c प्लस cos d, सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा भी है मैंने cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, फॉर्मूला याद रखना। c की जगह ओमेगा t प्लस फाई है, d की जगह ओमेगा t है, तो ये c है, या मैंने c इसको माना है, ठीक है, इसको d माना है, पहले उसको लगाया, फ़र्क नहीं कोई पड़ता। तो यहाँ पे ये बन गया 2 cos c प्लस d ये है, ओमेगा t प्लस 5/2, और ये है c माइनस d, 5/2 बचेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया बस। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ये है 2a cos 5/2, ये एम्पलीट्यूड है ना, देखो ना, cos के साथ ये टाइम का फंक्शन है, इसके साथ जो चीज़ भी लगी होती है दैट इज़ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को दोबारा से लिखा ये। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी, नेट इंटेंसिटी। जब आप इस फैक्टर का स्क्वायर करोगे बच्चों, 4a² cos स्क्वायर 5/2 आएगा, देख लो इसका स्क्वायर करके यही आ रहा है ना, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k आएगा, और जो k इंटू a² है वो I0 लिख दिया हमने, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होती है ना, तो ये इसलिए, तो ये बन गया, बस इतना सही है। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इस तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालनी है इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। अच्छा बच्चों, हम कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। सो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ YDSC के लिए एक्सप्रेशंस ड्राइव करे थे, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सबसे पहला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, विच इज़ बीटा। बीटा जो है वो ग्रीक लेटर्स का सेकंड सिंबल होता है, बट हमारे पास +2 की फिजिक्स में बीटा सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका जो फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव करा था लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो इस फॉर्मूले में जो कैपिटल D होता है वो आपको पता है क्या है, इट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस एंड द स्क्रीन। सो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन थी, ये कैपिटल D था, हेयर वाज सोर्स 1 सोर्स 2, बेसिकली ये स्लिट्स हैं। इसके पीछे यहाँ पर एक स्लिट होती थी विच इज़ हमारी प्राइमरी स्लिट, उसके बाद ये है सेकेंडरी स्लिट्स। तो यहाँ से लाइट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर गिरती थी, तो दोनों स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो है दैट इज कैपिटल D। उसके बाद ये स्मॉल d है, स्मॉल d क्या था, इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल d, और लास्ट में हमारे पास लैम्डा है विच इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ
मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट वी आर यूजिंग। हम बेसिकली जब पैटर्न बनाते हैं ना तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अब बच्चे जैसे कि ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को चेंज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उससे हमारा बीटा चेंज होगा। अब वेवलेंथ को बढ़ाने का क्या मतलब है, देखिए ये आपने पढ़ा है विबग्योर, इसमें रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जा सकते हैं कि हमने रेड कलर की जगह पे ब्लू कलर यूज कर लिया, तो उस केस में बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप रेड कलर पहले यूज कर रहे थे, लैम्डा बड़ा था, बीटा बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप रेड से ब्लू की तरफ जाएंगे, लैम्डा हमारा कम होता जा रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्टार्ट डिक्रीजिंग, जिससे बीटा डिक्रीज करेगा। तो YDSC में जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको चेंज करने से, है सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक, बट हमने कलर को चेंज कर दिया, तो लाइट के कलर को या लैम्डा को चेंज करने से ये जो बीटा है बच्चे, ये चेंज हो जाता है, इसका ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स एंड द स्क्रीन। अब आप देखिए, अगर मैं इसको स्क्रीन को दूर लेके चला जाऊंगा तो कैपिटल डी बढ़ेगा, स्क्रीन को स्लेट्स के पास लेके जाएंगे, कैपिटल डी कम होगा। इस चीज का आपको समझ होनी चाहिए। तो कैपिटल डी जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा जो बीटा है वो डिक्रीज करेगा। सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, सो इट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स एंड द स्क्रीन। अब यहां पर थर्ड पैरामीटर है स्मॉल डी, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पैरामीटर है। अब अगर हम इस डी को कम करेंगे, सो डी को कम करने से यहां पे बीटा हमारा इंक्रीज होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपके सामने है। अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो उससे बीटा हमारा डिक्रीज होगा। अब इसके बाद इसी से हमारे पास जो नेक्स्ट पूछा जाता है वो होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया, उसका मीनिंग होता है थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं, और उसका मीनिंग होता है कि हम इस बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहां पर अगर आपको इमेजिन करना है तो यू कैन सी, यहां पर इस तरह से स्लेट 1 है, स्लेट 2 है, और यहां पे हमारे पास स्क्रीन है। अब अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो यहां पर कुछ बीटा जो है वो ये लीनियर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। अब बच्चे यहां पे जो एंगल बनता है थीटा, उसको बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं, इस एंगल को निकालना है। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस बीटा बाय डी। तो थीटा का फॉर्मूला बनता है, अगर हम बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तो लैम्डा डी बाई डी। इट इज अनअफेक्टेड, ये ना कैपिटल डी को चेंज करने से अब चेंज नहीं होगा थीटा, आप देखिए, क्योंकि कैपिटल डी तो इसमें है ही नहीं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। सो अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ओनली अपॉन लैम्डा एंड स्मॉल डी, याद रखना, बाकी सब वैसे ही है। अब इसके बाद लैम्डा के ऊपर भी फोकस करेंगे, लैम्डा को और कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, लैम्डा का चेंज और किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो कभी कभी आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो क्या होगा। सो उसके लिए फ्रीक्वेंसी तो यहाँ आ नहीं रही, तो आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशन पता होना चाहिए। सो सीधा सीधा रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ये सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं लैम्डा की जगह, तो बीटा क्या बनेगा, सी डी बाय स्मॉल डी न्यू। तो अब न्यू को इंक्रीज करने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाने से बीटा जो है वो डिक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैसे होती है, देखो, जिस कलर के लिए लैम्डा मिनिमम है उसके लिए न्यू मैक्स होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस कलर के लिए लैम्डा मैक्सिमम है उसके लिए फ्रीक्वेंसी बच्चों मिनिमम होगी। सो अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास वायलेट कलर है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया,
तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी को अगर आपको पूछा जाए हमारे पास रेड कलर है, हमने उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, तो फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब है कि आप रेड से ग्रीन की तरफ आ गए, या ब्लू ले लिया, या इंडिगो ले लिया, या वायलेट ले लिया। तो इस चीज का ध्यान रखना। सो फ्रिक्वेंसी अगर लाइट की आप बढ़ाओगे तब भी हमारे पास जो बीटा है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दूसरा फैक्टर है, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करने से क्या होगा, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर हम इस YDSC के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दें, तो वाटर है या कोई ऑयल है जिसकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने सारा ऑपरेटर्स उठाया और उसको उस लिक्विड के अंदर डाल दिया। वैसे डालना बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली तो, बट क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में। तो उस केस में हमारे पास बीटा पे क्या इफेक्ट आएगा, फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इसको हमें समझना है। अब ध्यान से उसके लिए कलर चेंज करते हैं, थर्ड पैरामीटर जो पूछा जाता है क्वेश्चंस में। देखो, तो मान लो कि लाइट की वेवलेंथ एयर के अंदर लैम्डा एयर है और लाइट की वेवलेंथ किसी और मीडियम के अंदर लैम्डा एम है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होती है, लेट अस सी। तो हमारे पास रिलेशन होती है कि लैम्डा इनसाइड द मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइड बाय म्यू, वेयर म्यू इज द, पता आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगी, ग्लास की बात करें 1.5 होगी। तो 1 से बड़े फैक्टर होते हैं ये जो म्यू होता है। तो अगर आप लैम्डा एयर को किसी 1 से बड़े फैक्टर से डिवाइड करोगे तो लैम्डा एम छोटा होगा। मीडियम के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। जैसे मीडियम के अंदर जब लाइट ट्रैवल करती है तो आपको पता है कि उसमें स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है, जिस वजह से फिर लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आप इस ऑपरेटर्स को या किसी भी लाइट को किसी मीडियम के अंदर भेजते हो तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ म्यू। इसको समझेंगे, ठीक है। सो अगर ये ऐसे होता है तो बीटा के साथ भी सेम चीज होगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यू कैन राइट बीटा इनसाइड ए मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा छोड़ दो सीधा रिजल्ट, बीटा इनसाइड एयर डिवाइड बाय म्यू। तो जो भी फ्रिंज विड्थ एयर में बन रही थी उसको आपने उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना बस। तो जैसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट बीटा इनसाइड द मीडियम। सो answer is beta decreases when YDSC apparatus is immersed in a liquid। यहां पर उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्रेटर देन 1 है, ये याद रखना, ग्रेटर देन 1 ही होती है ज्यादातर सारे लिक्विड्स की। तो दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लैम्डा। सो लैम्डा चेंज करने के तरीके, आप लाइट ही चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो। डिफरेंट सोडियम लैंप येलो लाइट का होता है, आप वायलेट लाइट ले लो, फिल्टर लगा दो लाइट के आगे। मान लो व्हाइट लाइट का सोर्स है, उसके आगे आपको बोल दिया कि हमने एक फिल्टर लगा दिया, फिल्टर इन द सेंस कि हमने कलर्ड शीट लगा दी। तो जब आप कलर शीट उसके आगे लगाओगे तो उससे लाइट कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब है वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो बीटा चेंज होगा। वेवलेंथ कम करोगे बीटा कम होगा, वेवलेंथ बढ़ाओगे बीटा बढ़ेगा। तो वेवलेंथ कम करने का मतलब है कि आप रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब है आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से बीटा कम होगा। अगर सेम क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमने इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, उसके अंदर रख दिया और उसके बाद हमने देखा बीटा कितना है, तो बीटा डिक्रीजेस व्हेन YDSC ऑपरेटर्स इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड। हाँ जी बच्चों, तो अब इसके बाद अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर लें इंस्टेड ऑफ रेड कलर, वायलेट कलर, ऑरेंज कलर, तो क्या होगा। तो व्हाइट लाइट के साथ कैसा पैटर्न बनता है। तो व्हाइट लाइट में हमारे पास ये 7 कलर्स होते हैं। इसमें मैक्स लैम्डा इसका होता है, मिल लैम्डा इसका होता है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, इस केस में वहां पर सारे कलर्स पहुंचेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, तो यहां पे आपको मिलेगी व्हाइट फ्रिंज। उसके बाद ये पोर्शन डार्क वाला होता है, बिल्कुल ब्लैक।
बट अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ना वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बीटा बनेगा, बीटा वॉयलेट, वो सबसे छोटा होगा, बीटा रेड से बहुत छोटा होगा। तो अब यहां पर इस पोर्शन में आपको सबसे क्लोज जो कलर मिलेगा व्हाइट के, दैट विल बी वॉयलेट। उसके बाद जो होगा कलर वो उसके बीच में कहीं पे मिक्स होगा, तो वो बिल्कुल छोटा होगा, उसके बीच में कहीं पर आपको फिर ये मिलेगा इंडिगो। तो उसके बाद ना फिर ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, तो आपको प्रॉपर डार्क नहीं मिलेगा, वहां पर सारे कलर ओवरलैप करेंगे, थोड़ा सा एरिया डार्क मिलेगा, उसके बाद आपको फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा। बट द मेन आइडिया इज कि सेंट्रल फ्रिंज आपको व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, इसका ध्यान रखना। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि अगर हम ये वाले डिस्टेंसेस वेरी करें, कौन से, ये वाले कौन से, देखो ये स्क्रीन है, यहां पे दो स्लिट्स हैं S1 S2, मान लो इनकी जो विड्थ है वो है Z और Z। विड्थ मतलब समझते हो ना, ओपनिंग, जैसे स्लिट है, स्लिट को आप ऐसे खोलते रहते हो, लाइट इतनी ज्यादा बाहर निकलती रहती है, तो इनकी विड्थ है Z। यहां पे हमारे पास प्राइमरी सोर्स होता है S, तो ये प्राइमरी स्लिट जो होती है, स्लिट ही है ये, यहां से लाइट के ऐसे बैंड्स निकलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, इधर से भी वेवलेट्स ऐसे निकलते हैं, स्फेरिकल वेवलेट्स यहाँ ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं। तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम ये चीज़ें वेरी करें, ये x है, ये z है, x इसकी विड्थ है, और ये भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स एंड दीज टू स्लिट्स, तो ये डिस्टेंस आप मान लेते हैं, इसको हम r मान लेते हैं, स्मॉल r। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स एंड द टू स्लिट्स। अब इन चीजों को वेरी करने से क्या होगा, सो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर हम यहां पर इस डिस्टेंस को वेरी करें, r को वेरी करें, तो यहां पे कंडीशन का ध्यान रखना, एक कंडीशन होती है, इसकी हमारी विड्थ है x और ये है r, तो x बाय r एक रेशो है, x बाय r ये जो रेशो है दैट शुड बी लेस देन दिस थीटा। थीटा भी क्या था, थीटा वाज अभी हमने लिखा था लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये कंडीशन है टू मेक सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये थोड़ा सा डायफ्रैक्शन के साथ रिलेटेड है। अगर हम r को बड़ा करते चले जाएंगे तो ये वाला फैक्टर हमारा छोटा होता चले जाएगा, उससे हमारा पैटर्न अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप x को बड़ा करते चले जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट सोर्स की तरह इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, वहां पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो उनके अपने अपने पैटर्न यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएंगे। सो इसलिए x को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, x by r should be less than lambda by d. Lambda is the wavelength of light used and d is the distance between these two sources. बना के दिखा देते हैं, ये d है, तो इसका ध्यान रखना, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आप x को बढ़ाते चले जाओगे, इस क्वेश्चन आएगा अगर हम प्राइमरी सोर्स की विड्थ को बढ़ाएं उससे क्या होगा, तो आपने बोलना है कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक तो हमें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसके बाद हमें प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे मिलना, यहाँ पे स्क्रीन पे मिलना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना। और इसमें क्या वेरी किया जा सकता है, अगर हम r को बढ़ाएंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप r को छोटा करोगे तो क्या होगा, r को कम करने से ये वाला फैक्टर बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे ही ये वाली कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी वैसे ही आपका पैटर्न यहां से डिसअपीयर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z को वेरी करने से क्या होगा। सो z को वेरी करने का मतलब है आप मान लो सोर्सेस की विड्थ को बढ़ाते चले जा रहे हो या कम करते चले जा रहे हो, तो यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो लैम्डा बाय z है, लैम्डा बाय z शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय d, और अगर हम लैम्डा से लैम्डा काट दें और रेसिप्रोकल को ले लें, z शुड बी लेस देन d। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप z को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि वो d से ही बड़ा हो जाए, d शुड बी लार्ज, z शुड बी स्मॉल, दे शुड बी नैरो सोर्सेस। ये ना थोड़ा डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे कंडीशन होती है कि प्रॉपर अगर आप स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स तभी प्रोड्यूस होंगे जब ये सोर्सेस हमारे नैरो होंगे। तो यहाँ पर आपने एक कंडीशन लगानी है कि जब z d के कंपेरेबल हो जाएगा तब हमारा पैटर्न नजर आना बंद हो जाएगा, जब तक z d से काफी छोटा है तब तक हमें प्रॉपर पैटर्न नजर आएगा। तो ये सारा कुछ हमने बीटा के बारे में डिस्कस कर लिया। बीटा के बारे में फ्रिंज विड्थ के ऊपर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप थोड़ा सा बुक में से ना ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये सारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। इवन जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे थ्योरेटिकली, आप पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसको रीड आउट करा करें, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क दोनों का पहले फॉर्मूला बता देते हैं वापस से। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस,
ऑन स्क्रीन। तो yn इज n लैम्डा d बाई डी फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा फर्स्ट ब्राइट। ये ड्राइव हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। और yn शुड बी 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी। ये हम n इज इक्वल टू 1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट फर्स्ट डार्क पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, कई बार हमें बोला होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क इज लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपको पूछा जाएगा डी दिया हुआ है मान लो 1 मीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको डाटा दिया हुआ है, लैम्डा निकालना आपको, ये चीज़ गिवन है। अब आपको बोला गया फोर्थ डार्क, तो आप n को यहाँ पे फोर्थ पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट डार्क के लिए n1 होता है तो फोर्थ डार्क के लिए n4 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y4। जब आप 4 पुट करेंगे 8, 7/2, यहाँ 2 भी आना, सॉरी, 7/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपको गिवन है। अब इसमें आप ये डिस्टेंस पुट कर दो, ये गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ 10 इंटू 10 टू द पावर -2 पुट कर देना है, 7/2 लैम्डा आपको पूछा जाए, वो लैम्डा निकाल लो, ये क्वेश्चन था, फाइंड लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ डी भी पूछा जा सकता है, लैम्डा दिया होगा डी पूछ लेंगे, स्मॉल डी दिया होगा तो दोनों दिए होंगे तो कुछ और पूछ लेंगे। मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लैम्डा डी आप पुट कर दे जितना भी आपको दिया गया है विच इज़ 1 मीटर, और स्मॉल डी आपको ये दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। सो 10 इंटू 10 टू द -3। तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड लैम्डा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन हैं। हमें बोला जाएगा कि भाई स्क्रीन पे वो डिस्टेंस निकालो जहाँ पे थर्ड और फोर्थ डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले अपनी कॉपी पे दोबारा से लिख लीजिए। हाँ जी, तो ये एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखी है मैंने। इसमें लैम्डा दिया हुआ, पहले कह रहे हैं YDSC में रेड कलर यूज करा, उसका लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, सारा को सेम रखा, कुछ नहीं चेंज करा, और सोर्स को चेंज करा, मतलब लाइट को हमने ग्रीन लाइट ले लिया, तो ग्रीन लाइट का लैम्डा कम होता है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब वो कह रहा है जहां पे पॉइंट P पे कोई एक लोकेशन है स्क्रीन के ऊपर जहां पे मुझे n+1th फ्रिंज अब मिल रही है, वहां पहले मुझे nth फ्रिंज मिल रही थी। मान लो पहले उस पॉइंट पर 6th फ्रिंज थी, तो अब वहां पे 7th मिल रही है, तो वो मिलेगी क्योंकि बीटा कम हो चुका है। बीटा कम होने से जो सारी फ्रिंजेस हैं वो पास पास आ चुकी हैं, तो पास पास आने थे जहां पर हमें स्क्रीन पर, मान लो ये वो P पॉइंट है, वहां पे मुझे लेटर सपोज 6th फ्रिंज मिल रही थी पहले, अब मुझे वहां पे 7th फ्रिंज मिल रही है। तो ये क्वेश्चन है, n+1th फ्रिंज मिल रही है। और ये नहीं बोला कि डार्क मिल रही है ब्राइट, उसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सबकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है, हमें वो n फाइंड करना है। यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें yn का फॉर्मूला n लैम्डा d बाई डी यूज होगा। एक बार लैम्डा 1 आएगा, दिस इज फॉर रेड कलर n, वहां पे nth फ्रिंज मिल रही है मुझे रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने n ले लिया, और फिर ये ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर, उसके लिए हमारे पास yn+1 का फॉर्मूला आएगा, n+1 लैम्डा 2, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हुई है, सिर्फ कैपिटल D सेम है, स्मॉल d सेम है, एवरीथिंग सेम। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप करने का मतलब इनको इक्वेट कर दो। इक्वेट करने का मतलब है यहाँ पे n लैम्डा 1 वाज 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, इसको इक्वेट कर दो n+1 लैम्डा 2 विच इज 5000 एंगस्ट्रॉम कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पे यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेशो में है, कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये कट गए, यहाँ पर ये 0 से 0 कट गई, हमारे पास आ गया 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 5 और n इज इक्वल टू 5। तो वो nth फ्रिंज जो थी रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, जो nth फ्रिंज थी वो कौन सी थी, 5th वाली थी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है। तो ये एक क्वेश्चन है ओवरलैपिंग वाला। एक और करते हैं, स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसके बाद देखिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना इसको। हाँ जी, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से YDSC अपरेटस दिया हुआ है, जिसमें हमें स्मॉल d गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज 0.5 mm, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लेट्स, द डिस्टेंस ऑफ 9th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज इज गिवन। हमें लैम्डा यूज करना है, कितना लैम्डा फाइंड करना है, कितना लैम्डा यूज करा गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले हम 9th ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो yn फॉर ब्राइट,
एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। नाइन्थ के लिए लिखना आपको ब्राइट के लिए, तो 9 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। और अच्छा आपको पता है ये लैम्डा डी बाय स्मॉल डी बीटा होता है, आप इसको 9 बीटा लिख लो, सिंपल सी बात है, लिखा जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास वो कह रहा है सेकंड डार्क फ्रिंज। अब सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए वाई एन डैश ले लेते हैं। अब डार्क का फॉर्मूला होता है 2n - 1 लैम्डा डी बाय 2d। फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पे आपको सेकंड डार्क के लिए n को 2 पुट करना है, तो ये हो गया 4 - 1 3 3/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये लैम्डा डी बाय स्मॉल डी को वापस से आप बीटा मान लो, तो ये बन गया 3/2 बीटा। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में सेपरेशन, वही बोल रहा है ना, 9th ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच में इतना डिस्टेंस है, इतनी सेपरेशन है, तो दोनों को माइनस कर दो। 9 बीटा बड़ा होगा ऑब्वियसली, 3/2 बीटा, इनको माइनस करके 8.835 मिलीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में रखेंगे तो आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। यहां से बीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा 1.178 मिलीमीटर। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने बुक से नकल मार ली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है लैम्डा। अब लैम्डा तो आसान है भाई, कैपिटल डी आपके पास है, स्मॉल डी आपके पास है, लैम्डा आपको निकालना है। सो फॉर्मूला लगा दो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा इज इक्वल टू बीटा डी बाय कैपिटल डी। बीटा ये वाला यूज कर लो, 1.178 इंटू 10⁻³ मीटर। स्मॉल डी आप ये यूज कर लो, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और कैपिटल डी 1। तो बस इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट 5890 एंगस्ट्रॉम। तो कन्वर्जन कर लेना यूनिट्स की, आई होप आप +2 में वो कर लोगे। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन डिस्कस करने का ये फ़ायदा है कि आप कम से कम सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके जाओ। चलिए अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे अप्लाई करना, हमारे फॉर्मूले जो हमने अभी तक स्टडी करे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, उनको कैसे अप्लाई करना है, लेट अस सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि टू सोर्सेस कोहेरेंट मान लो ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 एंड 4I0। एक की इंटेंसिटी I0 है, दूसरे की 4I0, उसके 4 गुना है पहले वाले सोर्स की। आर यूज्ड टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स गिवन है वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन रीचिंग लाइट वेव्स, जो वहां पहुंच रही हैं, रीचिंग लाइट वेव्स इज 2π, π/3, π/2, π/4। सो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वेयर पाथ डिफरेंस, अब मैं पाथ डिफरेंस की कंडीशन में भी करवाऊंगा, इज डेल्टा इज इक्वल टू λ/2, λ/4, 3 λ/2, λ, 2 λ। चलो, तो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। देखो पहले क्वेश्चन की फॉर्म को समझो। इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चंस आप बना लो, लाइट की इंटेंसिटी अगर इक्वल दी होती ना, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेता। अगर इक्वल दी होती तो मैं ये कर लेता, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन तब लगाता अगर I0 दिया होता। सिंप्लीफाई यहाँ पे पुट करना था, यहाँ से उठा के, एंड यू विल गेट आंसर। बट अभी इंटेंसिटी डिफरेंट है, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो आपको जब IR निकालना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 से ना मल्टीप्लाई I1 I2 cos 5। सो फर्स्ट पार्ट में 5 कितना है,
cos 2 पाई। तो ये हमारा बन गया पहले का आंसर। ये बन गया 5i0 प्लस 2i0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा i0 और 4 का √2 आ जाएगा। cos 2 पाई इज़ 1। आई होप आपको पता है cos 0 इज़ 1, cos 2 पाई इज़ 1। सॉल्व कर लो 5i0 प्लस 4i0 9i0 आंसर। इतना आसान है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 5/3 अगेन i0 प्लस 4i0 प्लस 2 अगेन i0 4i0 cos π/3। cos π/3 कितना होता है? cos 60 डिग्री ना, 180 डिग्री होता है ना ये पाई। तो पाई 180 डिग्री बाई 3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 इज हाफ। तो ये बनेगा 5i0 इन दोनों को ऐड करके आ गया, यहाँ बन गया 4i0 क्योंकि यहाँ से 2 बार जाएगा इंटू हाफ। तो यहाँ 2i0 बचा। तो आंसर इज 7i0। अब आप वीडियो को पॉज करिए और अगले वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनके आंसर निकालिए। चलिए आई होप आपने करा है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा मैं सॉल्व कर रहा हूँ IR। उसमें फिर i0 प्लस 4i0 5i0 रहेगा और जब आप ये करेंगे ना cos π/2 0 होता है। तो ये आंसर रहेगा। आई होप आपका आंसर सही आया। चौथे में यहाँ पर फिर से ये टर्म तो आनी है 5i0 और जब आप लास्ट वाला ऐड करोगे π/4 पे कितना होता है cos की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ आएगा प्लस 2 ये वाला 2 और इधर से 2i0 एक और आया प्लस 1/√2। तो ये आपने सॉल्व करना है, इसका √2 ऊपर बचेगा। तो ये बना 5i0 प्लस 2√2। देखो ना यहाँ 2√2 बनेगा i0। तो आंसर आएगा i0 कॉमन 5 प्लस 2√2। तो इस तरह से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये इंटेंसिटीज मिलेंगी। देखो वैसे जो इंटेंसिटी टोटल इंटेंसिटी कितनी है 5i0, दोनों को ऐड करोगे ना 2 बल्ब है, एक की इंटेंसिटी i0 एक की 4i0 ऐड करके 5i0 मिला। बट आप देखिए स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे 5 से ज़्यादा मिल रही है 9i0 9 टाइम्स, कहीं पे मिल रही है 7i0, कहीं पे इंटेंसिटी मिल रही है 5 प्लस 2√2i0। सो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन 5। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट पार्ट आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करो, फिर हम डेल्टा वाला पार्ट करेंगे। चलो डेल्टा वाला पार्ट भी कर लें। डेल्टा को पहले फाई में चेंज करना है। तो फाई होता है 2π/λ डेल्टा, ये याद रखना है। सो फर्स्ट केस में होगा ये 2π/λ इंटू λ/2। सो लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 से 2 कटा, आंसर इज पाई। सो पहले केस में हमारा फाई पाई के बराबर है। कॉस पाई कितना होता है -1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR, यहाँ पे वही फॉर्मूला I1 विच इज I0 प्लस I2 विच इज 4I0 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर I1 I0 इंटू कॉस पाई विच इज -1। सॉल्व कर लें इसको। ये बना 5i0 इन दोनों को ऐड करके, यहाँ कितना आया 4i0 इंटू -1, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो आंसर इज I0। तो जहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस λ/2 का आ रहा है वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है एंड नेट इंटेंसिटी इज I0। देखो 2 सोर्सेज की इंटेंसिटी I0 और 4i0 है, बट इस पॉइंट पे हमें सिर्फ I0 मिल रही है, वो भी किस वजह से, cos फाई की वजह से, फेस डिफरेंस की वजह से। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट भी करता हूँ एक, फिर 2 आप खुद करना, λ/4 वाला करते हैं। तो फिर से जब आपको फाई निकालना है आपको 2π/λ, इसको याद कर लो, 2π इंटू डेल्टा λ/4 कितना आया π/2, cos π/2 0, cos 90 डिग्री इज 0। तो वो टर्म खत्म हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी, आंसर आएगा सिंपली 5i0, वही वाला आ जाएगा। सो इस केस में IR आएगा I0 प्लस 4i0 विच इज 5i0। तो बाकी के 2 पार्ट्स ये दोनों आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए इन दोनों पार्ट्स के क्या आ रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन में ना इस तरह से भी स्टेटमेंट दी जाती है, कई बार क्वेश्चन सेम वही है हमारा।
क्वेश्चन है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी नहीं गिवन। अब क्या गिवन है? टू सोर्सेज ऑफ लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया होगा ना तो पक्का होता है कि इसमें I1 I2 के बराबर है, मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी इसमें इक्वल होती है। जब भी YDSC की बात हो तो उसको आपने ना कुछ I0 मान लेना है। ये मैंने आपको बताया कि ये मान लेना, आपने लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में। कई बार लिखा होता ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, नहीं लिखा हुआ, YDSC लिखा हुआ है तो मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, यूज टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, फाइंड द नेट इंटेंसिटी एंड पॉइंट्स वेयर, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो अब आपको ना सारा फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत, सेम वैसे ही करना है, बट फॉर्मूला भी ये लगाना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, सेम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ये लगाना है, 4I0। तो फर्स्ट पार्ट में कॉस स्क्वायर 5/2, 5 कितना दिया हुआ? 2 पाई/2 ऐसे। सो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे 4I0 कॉस पाई का स्क्वायर, कॉस पाई कितना होता है? -1, उसका स्क्वायर। आंसर इज 4I0। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये आंसर आएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर करना है, गलती नहीं करना सर, कॉस पाई माइनस लगा दो, -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। एक और पार्ट करते हैं इसका, डेल्टा वाला करके दिखाते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही कंडीशन है। चलो ये करते हैं, 3λ/2। सो डेल्टा कितना है? 3λ/2। 5 कितना होगा? 2 पाई/λ इंटू 3λ/2। सो लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 पाई। 3 पाई को यहाँ पुट कर दो तो IR बन गया 4I0 cos स्क्वायर 3 पाई/2। सो cos 3 पाई/2 इज 0। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 का स्क्वायर करेंगे 0। सो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आएगी। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सो यहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रही थी, यहाँ डिस्ट्रक्टिव। जब YDSC की बात करें ना, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी जब इक्वल होती है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पे, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इंटेंसिटी 4 गुना मिलेगी आपको 4I0, और डिस्ट्रक्टिव की जगह पे इंटेंसिटी 0 मिलेगी। तो वैसे I0 थी, बट देखो यहाँ 4 टाइम्स हो चुकी है और यहाँ पे 0। तो ये भी सेकंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। जब आपको YDSC दिया होगा, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला इक्वल इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। कई बार हमें ना 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और वहाँ बोला होता है कि लाइट की इंटेंसिटीज़ की रेशो निकालो। तो उस केस में ना वैसे भी हम IR का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, 2I0 1 + cos phi। ये दोनों फॉर्मूले एकदम इक्वल हैं क्योंकि 1 + cos phi होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। सो फॉर्मूला ऐसे भी लगाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो हमें बोला गया कि स्क्रीन पर 2 पॉइंट्स हैं, P पॉइंट, Q पॉइंट। यहाँ से लाइट आई हमारे पास, ये सोर्सेज हैं, यहाँ पे लाइट गई, यहाँ पे लाइट गई, यहाँ कुछ बना इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ऐसे ही सेम सोर्सेज से Q पॉइंट पर लाइट गई, दोनों से, ये S1 सोर्स है, S2। तो यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आई IQ। वो कहता है यहाँ पे जो लाइट पहुँची है उनमें जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है वो λ/6 है। यहाँ पे जो लाइट पहुँची है वहाँ पे डेल्टा हमारा λ/4 है। तो अभी हमें दोनों पे जो भी लाइट की इंटेंसिटी उनकी रेशियो निकालनी है। सो पहले फाई लिख लेते हैं। फाई कितना होगा? 2 पाई/λ इंटू λ/6। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ π/3 है। तो यहाँ फाई कैसे निकालना है? फिर से याद रखो, 2 पाई/λ इंटू λ/4। तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया और यहाँ 2। तो यहाँ पाथ डिफरेंस फेस डिफरेंस π/2 है। अब रेशो निकालनी है, यहाँ पुट कर दो, IP/IQ। 2I0 1 + cos phi, cos π/3। नीचे 2I0 1 + cos π/2। बस इसको सॉल्व कर लो। सो रेशो निकालने के लिए ये दोनों कट गए और 1 + cos π/3 कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो ऊपर आया 3/2, हाफ + 1। नीचे cos π/2 0 था 1, तो आंसर इज 3:2। तो इस तरह से कई बार रेशो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाता है इंटेंसिटी की जगह।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का तरीका सेम है बट फॉर्मूला डिफरेंट है। फिर से बता रहा हूँ, अंडर रूट फर्स्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2a1 a2 cos फाई। तरीका बिल्कुल वही है, हर बार cos फाई पुट करना है। डेल्टा दिया हुआ है तो पहले डेल्टा से फाई बनाना है, यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल आएगा। तरीका बिल्कुल वही है। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स के ऊपर। इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना, फाई और डेल्टा का ध्यान रखना, रिलेशंस का ध्यान रखना। ये वाली रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई, इस रिलेशन का ध्यान रखना फाई को डेल्टा में या डेल्टा को फाई में कन्वर्ट करने के लिए। और बाकी ये फॉर्मूले, सेम इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूले, डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला। फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। चलो